नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बजे हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें अभी आपका बायो का सेशन चल रहा है, जिसमें बायो में मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करा चुका हूं। आज जो टॉपिक रहने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ह्यूमन एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में हम यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब उस सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाते हैं और आज आपका एक आखिरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रजनन तंत्र से पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी के अलावा हमने नर्वस सिस्टम को भी पढ़ा है। नर्वस सिस्टम के अलावा हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी पढ़ा है। तो बहुत सारे सिस्टम जो मानव ह्यूमन में होते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे देख चुके हैं। उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि वहां से पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, क्या रहता है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपका जो बायो का सेशन चल रहा है, इस बायो के सेशन में अभी आपका जो चल रहा है वो है आपका प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसको यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो अपने जैसे समान बच्चों को पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये क्या करते हैं, ये अंडे नहीं देते। और अंडे नहीं देते हैं तो फिर क्या देते हैं, तो आपको मालूम है, अंडे नहीं देंगे तो क्या देंगे, तो ये सीधा बच्चे देते हैं। और बच्चे देने की जो प्रोसेस है, बच्चे बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम की जरूरत होती है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरत किसकी होती है भाई, एक मेल की जरूरत होती है और एक फीमेल की जरूरत होती है। तो मेल और फीमेल के बीच में होता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन से ही आपका क्या होता है, जो भी आपके बच्चे पैदा होते हैं वो आपका प्रजनन तंत्र के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे मैं अगर आपका बात करूं तो जैसे होता है गैमेटो, जो आपके गैमेट्स होते हैं, सबसे पहले गैमेट्स बनने की प्रक्रिया होती है जो दोनों में ही होती है, चाहे वो मेल की बात करूं या फिर फीमेल की बात करूं। तो यह जिसे हम हिंदी में कहते हैं युग्मक। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही होती है। अब युग्मक युग्मक बन जाएगा तो अब युग्मक को हम क्या करें, यानी गैमेट्स को क्या करना, इंसर्ट करना। तो इन गैमेट्स को कहाँ पे, फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम इंसेमिनेशन। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि आपकी 6 प्रोसेस होती हैं। इन 6 प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका मेल का, एक पार्ट होता है आपका मेल का जिसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक पार्ट होता है आपका फीमेल का। ठीक है, तो जब अब मैं मेल की बात करूंगा तो ये मेल वाला जो पार्ट है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। चाहे मेल की बात करूं या फिर मैं फीमेल की बात करूं, दोनों के अंदर ही जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपके 2 होते हैं। अब 2 का मतलब कैसे, एक जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी और सेकेंडरी, जिस तरीके से मेल के अंदर होता है इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी प्राइमरी सेक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। तो ये आपका इस तरीके से डिवाइड होता है। अब मैं यहां पे बात करूं तो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब मैं प्राइमरी की बात करूं तो जैसे अगर यहाँ पे मेल की बात करें तो जितने भी मेल हैं वो सभी जानते होंगे, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, जो कि आपका वृषण के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका किसके नाम से जाना जाता है, वृषण के नाम से जाना जाता है। ये करता क्या है टेस्टिस, तो आपके जो ऑर्गन होते हैं, आपने देखे होंगे हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ये आपका टेस्टिस जो होता है वो हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अगर मैं बात करूं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गैमेट्स को बनाना, युग्मक को बनाना। क्या काम होता है इसका, इसका काम है गैमेट्स बनाना। ठीक है, इसका काम है हमारा गैमेट्स को बनाना।
अब जो आपका गैमेट्स बना है यानी जो स्पर्म बना है, अब जो स्पर्म है वो आपका सेक्स हार्मोन्स के द्वारा सेक्रेट हो, जैसे हार्मोन्स जो होते हैं हमारा, वो आपका हार्मोन सेक्रेट होगा। सेक्रेट होने के बाद में ये गैमेट्स जो बना है, इस गैमेट्स को क्या किया जाएगा, इस गैमेट्स को फीमेल की बॉडी में या वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरीके से आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो सेकेंडरी की जब मैं बात करता हूं तो ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में सेकेंडरी है कैसा, कौन सा, तो वो कहलाता है आपका पेनस। क्या है आपका, जिसे हम पेनिस कहते हैं, ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये होता है, इसके अलावा भी होता है। तो आपका एक इसके अंदर जो ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये ग्लैंड भी आपकी क्या कहलाती हैं, ये भी आपकी कहलाती हैं सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, एपिडोडर्मिस होता है। एपिडोडर्मिस जो होता है, एपिडोडर्मिस जो कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, ये भी आपका सेकेंडरी ऑर्गन होता है। किसके अंदर, मेल के अंदर। अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे आपका जो सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है, ये जो बनता है, ये जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे के पेट से बनता है। ठीक है, जो मैं कहूंगा कि आपका पेट के अंदर होता है। तो ये 7 महीने का जैसे प्रोसेस होती है, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तो 7 महीने के बाद में, 7 महीने के बाद में ये जो टेस्टिस होते हैं, ये पाउच के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आते हैं, एक पाउच के अंदर आ जाते हैं, और उस पाउच को क्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखना कि जो टेस्टिस होते हैं ये पेट में यानी जो आपका एब्डोमेन होता है उसके अंदर बनते हैं, और 7 महीने के बाद में ये बॉडी के बाहर निकल के आ जाते हैं। बाहर का मतलब तो आपके पेट से बाहर होते हैं, और ये पाउच के अंदर जमा हो जाते हैं या पाउच के अंदर बंद हो जाते हैं, और उस पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है इस पाउच को। अब ये बाहर क्यों आ जाते हैं, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों बाहर आ जाते हैं, तो याद रखना कि बॉडी के अंदर बनता है क्या, इसका काम क्या है, स्पर्म बनाना। और अगर ये स्पर्म को बना रहा है, तो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 2.5 डिग्री के कम होना चाहिए। इसलिए ये चीज़ जो होती है वो आपके जो आपका पेट होता है उस पेट से बाहर निकल के आ जाती है। तो ये से हम क्या कहते हैं, यानी जिस पाउच में बंद होती है उसे स्कॉर्टम के नाम से जाना जाता है, और इसे को हम टेस्टिस कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही टेस्टिस कहा जाता है, जो कि किसका काम करता है, गैमेट बनाने का काम करता है, और सेक्स हार्मोन सेक्रेट करने का ये काम करता है। ठीक है, बाकी आपको मालूम है जो पीनस का यूज होता है वो आप सभी जानते हैं। पेनिस का जो यूज होता है वो आपका, जैसे हम जो हमारे अंदर नाइट्रोजन वेस्टेज होती है, नाइट्रोजन वेस्टेज को भी बाहर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स तो है, यानी सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही, सेकेंडरी ऑर्गन है, लेकिन ये काम और भी करता है, जो कि आपके नाइट्रोजिनस वेस्टेज, जो कि आपका यूरिन होता है, उस यूरिन को बाहर करने के लिए भी हमें पेनिस का यूज करना होता है। ठीक है, राम राम भाई, कमल प्रसाद, आशीष कुमार, एसपी शिखा। चलिए अब बात करते हैं आपकी फीमेल की बात। तो फीमेल के अंदर भी आपके ऑर्गन की बात हो रही है, तो यहां पर भी आपके पास में दो ऑर्गन होते हैं। 2 ऑर्गन का मतलब एक प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है और एक सेकेंडरी ऑर्गन कहलाता है। जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो है आपका क्या, ओवेरीज। ठीक है, जो प्राइमरी ऑर्गन होता है ये क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, ओवरीज है। और ये फीमेल के अंदर ये भी क्या होती हैं, 2 होती हैं। क्या होती हैं, ये भी 2 होती हैं। और क्या, ये भी क्या करता है, ये भी गैमेट्स बनाता है। ये भी क्या कर रहा है, ये फीमेल के अंदर गैमेट्स बना रहा है। ये ऑर्गन क्या कर रहा है, ये मेल के अंदर गैमेट्स बना रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी में जो आती हैं वो आती है फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो एक है आपका, जो आपके अंडे बनते हैं वो आपके कहां से निकल के आते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। इसके अलावा और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है आपका यूटेरस। ठीक है,
यूटेरस होता है, और यूटेरस के नीचे की तरफ में आप क्या देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वजाइना। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, और ये जो होता है प्राइमरी ऑर्गन होता है ओवेरीज। तो हमें यहां से समझ में आ गया कि मेल के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो ओवेरीज होता है। ये दोनों के बॉडी में दो दो होते हैं। ऐसी तरीके से मेल के अंदर जो सेकेंडरी ऑर्गन होता है, जिस तरीके से पीनस होता है, उसी तरीके से फीमेल के अंदर सेकेंडरी ऑर्गन जो होता है वो आपका वजाइना होता है। जिस तरीके से आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, उसी तरीके से आपके यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्गन हमारे काम में आते हैं। अब यहाँ पर मेल ने गैमेट बना दिया और फीमेल ने गैमेट बना दिया, दोनों ने क्या कर दिया, गैमेट्स बनाने का काम कर दिया। अब यहां पर प्रोसेस स्टार्ट होती है किसकी, अब यहां पर जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे पहली प्रोसेस, इसे कहा जाता है क्या, गैमेट्स, यानी हम क्या बना रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं। तो इसके अलावा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है युग्मक, यानी आपके अंदर गैमेट्स का बनना। तो गैमेट का बनना यानी युग्मक का जनन, यानी जो चीज बन रही है वो क्या है, जनन। तो यहाँ पे युग्मक का बनना, इसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में बनते हैं भाई, ठीक है, ये बन गया। अब बनने के बाद में क्या होगा, अब बनने के बाद में होता है यहां पर एक और प्रोसेस जिसे मैं कहता हूं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं, जिसे हम इंसेमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो क्या करेगा, जो मेल है वो अपना गैमेट्स, यानी जो मेल के पास में जो गैमेट्स है उस गैमेट्स का फीमेल के अंदर, फीमेल के साथ में, या फिर कह सकते हैं मेल अपना गैमेट्स इंसर्ट करेगा, कहां पर, फीमेल के वजाइना में, ठीक है। जो इंसर्ट किया है, अब बिना इंसर्ट किए तो यहां पे होगा नहीं, तो आपका जो इंसेमिनेशन है, जहां पर कह रहे हैं जो आपका युग्मक जनन है, यानी आमत के गैमेट बने, अब गैमेट का फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कराना आपका क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। अब इस इंसेमिनेशन के बाद में तीसरी प्रोसेस होती है, इस तीसरी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस तीसरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं निषेचन। और ये निषेचन होता क्या है, इस फर्टिलाइजेशन में जो यहां पर जिस तरीके से मेल के गैमेट्स वहां पर पहुंचे, तो यहां पर मेल का गैमेट्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म कह रहे हैं, और फीमेल का गैमेट्स, फीमेल का गैमेट्स कौन, ओवम। तो स्पर्म और ओवम यहां पे क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों यहां पर मिले, कहां पर मिलते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों का मिलना होता कहां पे है, तो वो होता आपका फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो ये तीनों चीज समझ में आई, गैमेटोजेनिस मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनना, इंसेमिनेशन मेल गैमेट्स का फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करना, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का मिलना फैलोपियन ट्यूब में। अब यहां पे क्या होगा, अगर मिल जाए, मिल जाने के बाद में क्या होगा, इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहां पे इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है भाई, इम्प्लांटेशन क्या करता है, तो इम्प्लांटेशन जो होता है, जो बॉडी में यानी स्पर्म ओवम के मिलने के बाद में जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट करता क्या है, जाइगोट से होता क्या है, डेवलप होता रहता है जाइगोट, और जाइगोट ही किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है, यानी भ्रूण में चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका इम्प्लांटेशन। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, इस इम्प्लांटेशन के बाद में जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है गेस्टेशन। तो यहां पे ये प्रोसेस जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जिस तरीके से जाइगोट एम्ब्रायो में चेंज हुआ है, इसी तरीके से एम्ब्रायो जो है, यानी जो एम्ब्रायो है, ये चेंज होता है आपका फीटस में, ठीक है। ये आपका किस में चेंज हुआ, फीटस में बदलता है। और इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस है
उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पास्चुरेशन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पास्चुरेशन। और ये जो होता है ये होता है आपका डिलीवरी का टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये 6 प्रोसेस चलती हैं जो कि आपके सामने है। तो यहां पे सबसे पहले गैमेटोजेनिस, इसके बाद में इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, और उसके बाद में आपका आता है पार्चुरेशन। तो इन सारी प्रोसेस में डिलीवरी के बाद में आपको पता है कि उसे कहते हैं, वो जो हुआ उसे कहेंगे हम बेबी। ठीक है, यानी जो बच्चा पैदा होता है वो इन 6 प्रोसेस से होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनिस, जिसमें आपका मेल एंड फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद में इंसेमिनेशन, जहां पर मेल गैमेट्स फीमेल की बॉडी में या वजाइना में क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांटेशन जो होता है वो आपका जाइगोट का एम्ब्रायो में चेंज होना है। इसी तरीके से आपका गेस्टेशन जो होता है ये जाइगोट का जो एम्ब्रायो में चेंज हुआ है, इस एम्ब्रायो का फीटस में चेंज होना। और पास्चुरेशन, जहां पर डिलीवरी का जो टाइम आता है उसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे अब हमें जानना है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए कहता है गर्भाशय। तो आपको मालूम है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गर्भाशय का बहुत यूज है, तो गर्भाशय तो है। इसके अलावा आप देखोगे अंडाशय यानी ओवेरी, तो ओवेरी का भी यूज है। और डिंबवाही नलिका, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां पर आपके मेल स्पर्म और आपका फीमेल का जो ओवम है वो दोनों जिस जगह मिलते हैं उसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। अब जो बचा आपका, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि आपका किसका पार्ट है? जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यूरेथ्रा जिसे आपका कहते हैं, जहां पर आपका क्या होता है? आपके जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज यानी यूरिन जो होता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कमल प्रसाद ने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही है। अभय का आंसर आ चुका है बी आंसर, तो बिल्कुल सही है। राम राम भाई अभय। और त्रिषा शर्मा, गुड इवनिंग, आंसर दो। गुड इवनिंग तो हो गई, बहुत देर से क्लास चल रही है ये। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अंगों में वृद्धि। अब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है उसमें वृद्धि का होना, उसमें विकास का होना, तो इस विकास के बाद गर्भ बन जाता है। तो मैंने बताया था, अभी क्या बताया था कि एम्ब्रायो जो है वो किस में चेंज हो रहा है? फीटस में चेंज हो रहा है। तो यहां पे इस प्रोसेस को भी कुछ कहा जाता है। तो एम्ब्रायो जो किस में चेंज हुआ है? फीटस में चेंज हुआ है। तो यही पूछा जा रहा है कि जो फीटस में चेंज हो रहा है तो के पश्चात गर्भ बन जाता है, वो किस अवस्था में बनता है? ये तो मैंने ही बता दिया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तो मैंने नहीं बता दिया। तो यहां पे क्या है? अंगों में जो वृद्धि और विकास हो रहा है वो आपका क्या होगा? एम्ब्रायो का फीटस में चेंज होना, यानी भ्रूण का गर्भ में चेंज होना ही क्या कहलाता है? वो आपका कौन सी प्रोसेस होती है? प्रोसेस भी मैंने बताई थी, उस प्रोसेस का नाम क्या है? जहां पर एम्ब्रायो किस में चेंज हो रहा है? एम्ब्रायो आपका किस में चेंज हुआ है? फीटस में चेंज हुआ है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गेस्टेशन। हाँ मैंने ही आंसर दे दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं है, चलो आगे आएगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइड में हट जाता हूं तो आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो है आपका मानव नरों में वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में, जिसे हम क्या कह रहे थे? स्क्रोटम कह रहे थे। जो आपकी थैली होती है, पाउच होता है, उसको कहा जाता है स्क्रोटम। तो मैं उसमें स्थित क्यों होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। बी कह रहा है इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है।
सी कह रहा है शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है, और डी कहता है कि यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बता दिया कि जब मेल बॉडी की बात कर रहे हैं, मानव नरों की बात कर रहे हैं, तो मानव नर का मतलब है मेल। तो मेल की बॉडी में जो आपके टेस्टिस होते हैं, ये आपके कितने पाए जाते हैं? तो टेस्टिस हमारे मेल की बॉडी में होते हैं 2, और ये 2 जो बनते हैं ये आपके कहाँ बनते हैं? ये आपके पेट की, जब आपका जब एम्ब्रायो फीटस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, यानी ये पेट में इनका विकास होता है, और ये पेट से बाहर आके आपने देखा होगा कि ये बाहर निकल के आ जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद में ये जो होता है स्क्रोटम में बंद हो जाते हैं, और ये स्क्रोटम ही क्या कहलाती है? वही थैली है जिसमें ये बंद हो जाते हैं। तो वो इसके बाद में अब ये बाहर आए ही क्यों हैं? जब बॉडी के अंदर थे तो बाहर आने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहां पर होता है स्पर्म का निर्माण। होता क्या है यहां पे? इसके अंदर हो क्या रहा है? स्पर्म का बनना। अब जो स्पर्म का बनना है ये होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर। ठीक है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 2 डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच में। अब यहां पे आप बताओ 2 से 2.5 डिग्री से बीच में अगर हमें टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो स्पर्म निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ में होते हैं, जहां पर आपका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप देखते होगे इनमें भी थोड़ा सा फर्क आता रहता है। तो ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए है, यानी स्पर्म के निर्माण के लिए है। शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान, यानी 2 से 3 डिग्री के तापमान के बीच में इनका निर्माण होता है, जिस वजह से यहां पर जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर की तरफ में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आंसर बिल्कुल शिखा, कमल प्रसाद दोनों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बिल्कुल, अब है आंसर था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास में होते हैं, यानी मेल बॉडी में भी गैमेट्स बनते हैं, फीमेल बॉडी में भी गैमेट्स बनते हैं। जब दोनों की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं और एक गैमेट्स का मिलन होना है, तो ये गैमेट्स जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना कि यहाँ पर मेल बॉडी से निकले गैमेट्स फीमेल बॉडी के गैमेट्स कहाँ पे जाके मिलते हैं? मेल से क्या निकलता है? मेल बॉडी से आता है स्पर्म, और फीमेल की बॉडी से आपका क्या आता है? ओवम। तो यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का मिलना कहाँ होता है? तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? जिसे आप हिंदी में कहते हैं डिंब वाहिनी नलिका। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी नलिका। तो ये डिंब वाहिनी नलिका को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो जहां पर स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की प्रक्रिया। और यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और जो कि आपका आंसर दिया है किसने? कमल प्रसाद ने, अभय ने, शिखा ने आंसर दे दिया है। अर्पिता पांडे हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया आपका? आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी, डिंब वाहिनी नलिका में। ठीक है, जहां पर स्पर्म और ओवम मिलते हैं उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान, महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान जिसे कहते हैं प्योबर्टी, महिला पहला मासिक धर्म, ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? पहला मासिक धर्म जिसे आप कहते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, वो किसको, उस शुरुआत को, यानी पहली बार जब आता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रजोरोध, बी ऑप्शन है अतिरज, सी ऑप्शन है रजो दर्शन, और डी ऑप्शन है रजो निवृत्ति। तो इनमें आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि पहली बार में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है, आंसर बताओ क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, इस प्रक्रिया को जो कहा, यानी उस पहली बार के मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रजो दर्शन। ठीक है,
क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रजोदर्शन। और इसी का, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? जब हम कहते हैं कि जब ये खत्म होता है या फिर नहीं आता है, तो हो सकता है ये 45 से 50 साल की महिलाएं जो होती हैं उनको यहां पर आखिरी बार आए। तो जो आखिरी बार आता है उसके बाद में नहीं आएगा, तो आखिरी बार आने को ही हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, हाँ जी, सबका आंसर सही है। कमल प्रसाद सी आंसर, हाँ जी बिल्कुल सी आंसर है कमल प्रसाद। अबे भाई ठीक है, थोड़ा जो चीज़ ठीक है हमें भी पता होना चाहिए, थोड़ी सी बात है तभी चीज़ों को समझ पाओगे, इसलिए ये चैप्टर जो है वो आपके अवेयरनेस के लिए भी होता है और अवेयर करने के लिए इस चैप्टर को ऐड किया गया था। ये बायो में ही नहीं है, ये आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। क्या मुझे पता था, लेकिन मुझे लगा फर्स्ट मंथ के कुछ और बोला जाता होगा। वही फर्स्ट मंथ में जब आता है उसे रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, और जब आखिरी बार आता है वो आपका 45 से 50 साल की जो महिलाएं होती हैं उनको आखिरी बार जब आता है उसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है अर्पिता पांडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहता है निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन ए कहता है नाखूनों में वृद्धि, यानी आपके नेल्स में ग्रोथ होना। बी कहता है लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाना। सी कहता है आवाज बदल जाना। और डी कहता है शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर आ चुका है कमल प्रसाद का, ए आंसर है। अभय का आंसर आया है सी, शिखा ने आंसर दिया है डी। तो जो लोग यहाँ पे बी सी और डी के साथ में हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाखूनों में जो ग्रोथ होती है वो आपकी शुरुआत से ही होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही आपके नाखूनों में ग्रोथ होने लगती है भाई। यहाँ पे बोला है जब आपके क्या हो, प्योबर्टी वाली एज आ रही हो, तो उस प्योबर्टी वाली एज में क्या क्या चेंज होता है? तो आपने देखा होगा कि हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होना, हमारी बॉडी में हेयर का आना यानी बालों की वृद्धि होना, इसके अलावा आवाज का बदलना। भाई हमारी जब आवाज थी 12-13 साल के, 10-12 साल के थे तब उस टाइम पे आवाज अलग थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी किशोरावस्था आती है, जैसे किशोर अवस्था कहते हैं अडल्ट होना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी आवाज जो होती है वो थोड़ी सी भारी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आवाज भी बदल जाती है, शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाता है, शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, जो परिवर्तन नहीं है, ये तो भाई शुरुआत से जब बच्चा पैदा होता है उसके नाखूनों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, स्टडीज लाइव गीता प्रणाम। आवाज भी बदल, भाई क्यों नहीं बदलती है? तुम खुद सोचो ना कि बचपन में तुम कितना अच्छे से बोलते होगे। अब जैसे जैसे आपकी आवाज, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, एज में आते जा रहे हो, 12 साल 13 साल 14 साल, उसमें आवाज का चेंज होना होता है। जैसे और आगे बढ़ोगे तो और आवाज चेंज होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले है आपका एक हमारा प्रमोशन, जो कि आपको यहाँ पे है संघर्ष बैच। हमने एक बैच लेके आने वाले हैं संघर्ष बैच, और इस संघर्ष बैच से रिलेटेड एक खुशखबरी या फिर कह सकते हो कि इस नई साल पर एक आपको उपहार दिए जाने वाला है, जो आपको यादविन सर के द्वारा दिया जाएगा। और ये खुशखबरी आपको कल पता चल जाएगी कि हमें इस न्यू ईयर पर क्या मिलने वाला है। ठीक है, मेरा क्लास रोजाना चलता है, 1-2 दिन में दिक्कत हो जाती है तो नहीं चलता है, वैसे क्लासेस ये रोजाना चलती है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि संघर्ष बैच हमारा जो आने वाला है, इसके बारे में आपको कल यादवेन सर के द्वारा एक खुशखबरी दी जानी है, और उस खुशखबरी में आप जरूर शामिल होना, क्योंकि वो आपका न्यू ईयर गिफ्ट होने वाला है। तो उस न्यू ईयर गिफ्ट को पाने के लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा, और हमारा चैनल का नाम आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ये चीजें आपको मालूम थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, कल आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है इससे ही रिलेटेड, संघर्ष बैच से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल करने के काम में आती हैं, तो किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं? तो करती क्या है ये? ठीक है, तो गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं? ऑप्शन ए कहता है अंडाशयों से अंडों का मुक्त होना रोक लेती हैं। बी कहता है शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करती है। सी कहता है युग्मनज को नष्ट करके। और डी कहता है रजोधर्म को रोक कर। तो इनमें से क्या होगा? फन लवर जय हिंद।
तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो यहां पर बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है, जब हम क्या कर लें, जब हमारे पास में गर्भ निरोधक गोलियां हों। क्या किया जा सकता है इसका? कमल प्रसाद ने आंसर दिया भाई, शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके। भाई प्रोडक्शन करता कौन है? गर्भ निरोधक गोलियां खाता कौन है और प्रोडक्शन करता कौन है? इन दोनों चीजों को तो कंपेयर करो भाई। गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं द्वारा खाई जाती हैं और शुक्राणु का उत्पादन यानी स्पर्म का जो उत्पादन है ये तो पुरुष करता। भाई आंसर बी कैसे हो जाएगा? सी आंसर है, युग्मनज को नष्ट करके। और गीता ने आंसर दिया है ए। तो यहां पे मैं बता दूं केवल गीता ने सही आंसर दिया है। तो यहां पे क्या होगा, जो अंडाशय से अंडों का जो मुक्त होना होता है उसको कंट्रोल करता है। कमल प्रसाद सी भी नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा यानी जो ओवेरीज होता है उस ओवेरीज से एग का ना निकलना, ओवेरीज से एग को कंट्रोल करता है जिससे वो फैलोपियन ट्यूब में ना आ पाए। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो क्या होगा, बर्थ कंट्रोल होने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने। आंसर हो जाएगा शिखा डी या ए? हाँ डी या ए में आपका ए आंसर होगा। भाई रजोधर्म को रोककर कैसे? अगर रजोधर्म इसका यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर इसको रोक दिया तो वो तो आपका बर्थ कंट्रोल नहीं, वो तो वर्थ होने को बताता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यहां पे बोला गया किशोर अवस्था के दौरान यानी जब हम एडल्टहुड में होते हैं तो मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है यानी हम जब किशोर अवस्था में आ रहे होते हैं, बाल्य अवस्था से आगे बढ़ते हैं, तब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बॉडी में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है जो केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो लड़कियों में ही होगा? ठीक है, ऑप्शन कहता है ए, मुहासे से युक्त तैलीय त्वचा। तो भाई सबको मालूम है कि मुहासे लड़कों को भी होते हैं लड़कियों को भी होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा गलत। ठीक है, बी ये कहता है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना। तो ये भी चीजें क्या होती हैं, दोनों के अंदर बढ़ती हैं, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। सी क्या कहता है? सी कहता है उनकी दिखावट के प्रति सचेतता। तो भाई अट्रैक्शन तो दोनों में होता है, तो सी भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी जो है ये कहता है आपके स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो ये क्या है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो होती है ये केवल महिलाओं के अंदर होती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी का आंसर सही है। अभय, अफन, कमल, शिखा, सभी का हरिओम कुशवाहा भाई गुड इवनिंग। तो सभी का आंसर यहाँ पे सही है। अब किशोरावस्था की मैं अगर बात करूं तो अगर आपने यहाँ पे किशोरावस्था को जानना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किशोरावस्था भी आपकी 3 पार्ट में होती है। एक होती है प्रारंभिक किशोरावस्था, एक होती है मध्य किशोरावस्था और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। जो प्रारंभिक होती है वो होती है आपकी 11 से 14 साल की, मध्य होती है वो होती है आपकी 15 से 17 साल की, और जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो आपकी 18 से 21 साल के बीच में होती है। इसी जब किशोरावस्था को कंप्लीट कर लिया जाता है तभी कहा जाता है, जैसे 21 साल कंप्लीट होती है तभी कहा जाता है कि लड़कियों की जो एज होगी, लड़कों की जो एज होगी वो 21 साल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कहता है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक यानी जो आपका अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग होता है। ठीक है, वो पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन में ऐसा क्या होता है जो कि अलग करता है किससे, लैंगिक प्रजनन से। तो लैंगिक प्रजनन की अगर मैं बात करूं या फिर अलैंगिक की बात करूं तो मैं अलैंगिक की बात करता हूं, चलो, क्योंकि हमें अलैंगिक ही पूछा जा रहा है। तो यहां पे असेक्सुअल की बात करें तो यहां पे जो प्रोडक्शन होगा, तो यहां पर जो प्रोसेस होती है वो यहां पर आपको 2 जीव की जरूरत नहीं होती। 2 जीव का मतलब कि यहां पे नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। किसमें होती है, लैंगिक प्रजनन में ही नर और मादा की जरूरत होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नर और मादा की जो जरूरत होती है वो लैंगिक प्रजनन में होती है, और अलैंगिक जो होता है वो एकल जीव में ही हो जाता है। अब यहाँ पे जो जीव उत्पन्न हुआ, ठीक है, हमारे पास में जो जीव आया यानी रिप्रोडक्शन के बाद में, तो जो जीव उत्पन्न हुआ उसमें विविधता नहीं मिलती, यानी आपका अलग, ये क्या होता है, विविधता का मतलब है ये बिल्कुल सेम होता है। लेकिन लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं
तो ये में विविधता पाई जाती है। अब विविधता का मतलब यहाँ पे है कि नर और मादा से जो पैदा हुआ है वो तो नर या तो कंप्लीट नर जैसा नहीं होगा, ना ही वो कंप्लीट मादा जैसा होगा। यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों से चीजें जो उन दोनों से मिलने के बाद में हो सकता है आंखें उसकी मादा पे हो या फिर नर पे हो सकता है उसके जो होठ हैं वो नर या मादा पे जाएं, फेस जो है वो किसी और से मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये विविधता हमारे में पाई जाती है। ठीक है। युग्मक जो कि आपका गैमेट्स की बात होता है, इसमें गैमेट्स नहीं होता भाई, हमारे अंदर दोनों में अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। तो क्या होता है, हमारे अंदर गैमेट्स तो बनते हैं और दोनों में ही बनते हैं। हमारे यहाँ पे मेल के अंदर भी क्या होता है, गैमेट्स का बनना होता है, फीमेल के अंदर भी गैमेट्स का बनना होता है। तो इसका मतलब क्या है, युग्मक कहाँ नहीं बन रहा है, वो अलैंगिक में नहीं बन रहा, किस में बन रहा है, आपका लैंगिक जनन में बनता है। और क्या होता है, पूर्ण समानता। ठीक है, मैंने क्या बताया था, विविधता नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है, पूर्ण समानता होगी। क्या होगा, इसके अंदर पूरी समानता होगी, लेकिन इसके अंदर लैंगिक वाले के अंदर क्या होगा, केवल आपकी आनुवंशिक रूप से समान हो सकता है। ये क्या होगा, आपका आनुवंशिक रूप से जब समान हो सकता है, जेनेटिक्स के अंदर समान हो सकता है, लेकिन बॉडी की जो संरचना है वो विभिन्न हो सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए कहता है प्रजनन में युग्मक पैदा होता है। तो आपको मालूम है अलैंगिक में युग्मक होता ही नहीं है। वंश विविधताओं को दर्शाता है, तो ये तो विविधताएं होती ही हैं। ठीक है। सी कहता है नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, समान होता है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है ये पूरी तरीके से समान नहीं होता। आनुवंशिक रूप से तो समान हो सकता है, लेकिन शारीरिक संरचना जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये विभिन्न विभिन्न पाए जाते हैं। इसलिए लैंगिक जनन जो होता है, यानी जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके लिए नर और मादा की जरूरत होती है, विविधता इसमें पाई जाती है। युग्मक यानी गैमेट्स का बनना होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। एम्ब्रायो आपका धीरे धीरे करके किसमें चेंज हो जाता है, फीटस में चेंज हो जाता है। ठीक है। वही जो तुम बता रहे हो ना, वो जो होता है ना उसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है। उसमें भी आपको स्पर्म और ओवम की जरूरत है, तो भाई मेल और फीमेल की भी तो जरूरत है वहां पर। एकल, यहां अलैंगिक में तो एकल जीवी है। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 10। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो पुरुष पुरुष के अंदर जो प्राथमिक जो होता है वो कौन सा अंग होता है। ए कहता है प्रोस्टेट, बी कहता है टेस्टिकल्स, सी कहता है आपका वास डिफरेंस, और डी कहता है वीर्यपुटिका जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जो मेल होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे मेल की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं आपके, तो ये इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ, आपको बताना है प्राइमरी कौन सा है। तो मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये आपका सेकेंडरी पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारी बॉडी में जो पीनस पाया जाता है ये भी आपका किसका पार्ट है, ये भी सेकेंडरी का पार्ट है। तो ऐसा कौन है जो प्राइमरी के अंदर आता है, तो याद रखना ये हमारी बॉडी में टेस्टिस होता है। ये क्या होते हैं, ये जो होता है ये आपका प्राइमरी का पार्ट होता है। और बॉडी में कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं। काम क्या है, ये गैमेट्स का निर्माण करता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में गैमेट्स का निर्माण करता है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी
प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि किसी ने दिया है, शिखा ने आंसर दिया है, हरिओम ने आंसर दिया है और अफन लवर ने आंसर दे दिया है। अभय ने आंसर जो दिया है वो डी दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, प्राथमिक और सेकेंडरी की बात हो रही है। प्राइमरी जो है वो आपका टेस्टिस होता है, सेकेंडरी जो है आपका पेनस जो होता है, पीनस जिसे बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये आपके सेकेंडरी पार्ट होते हैं। जो गैमेट्स का उत्पादन कर रहा है, जो गैमेट्स का निर्माण कर रहा है, वो आपका टेस्टिस जो वो आपका क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी ऑर्गन कहलाएगा, जो कि टेस्टिस कहलाता है। ठीक है, जय महाकाल पूजा शर्मा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहाँ पे, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को, जो कि आपका क्या है, भ्रूण को क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। इस फीटस को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से क्या मिलता है, पोषण मिल रहा है। तो वो पोषण जिस वजह से मिल रहा है, जिस ऊतक से मिल रहा है, जिस टिश्यू से मिल रहा है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गर्भाशय, बी है आपका गर्भनाल, सी यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा और डी यहाँ पे कहता है फैलोपियन ट्यूब। तो वो कौन सा पार्ट होगा? आंसर दिया है शिखा ने ऑप्शन नंबर बी और हरिओम कुशवाहा का आंसर बी है। अफन लवर का आंसर, महाकाल की दीवानी ने आंसर दिया है। तो मैं बता दूं कि जो आपका माँ की बॉडी से यानी भ्रूण को जो खाना मिलता है, पोषण मिलता है, वो बच्चे को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वो किससे होती है, वो यहाँ पर गर्भनाल से होती है। और इसी गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी गर्भनाल को प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जो प्लेसेंटा का विकास जो होता है गर्भाशय के दौरान होता है, या फिर कहते हैं गर्भाशय के दौरान जब प्लेसेंटा का विकास होता है, इसका कार्य ही क्या होता है, बच्चे को क्या करना, बच्चे को ऑक्सीजन प्रदान करना। क्या करना? बच्चे को ऑक्सीजन प्रदान करना और उसे न्यूट्रिशंस की जो जरूरत होती है उस पोषण की प्राप्ति से करना, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहे। अगर डेवलप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और जैसे जैसे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, ये बॉडी के अंदर लैक्टोजन्स के बनने में हेल्प करता है। क्या करता है? लैक्टोजन के बनने में भी ये हेल्प करता है। आंसर आ गया, शिखा ने आंसर दिया है प्लेसेंटा, बिल्कुल सही है। हाँ जी, प्लेसेंटा भी कहते हैं। कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो याद रखना होता है गर्भाशय के अंदर ही है। अब यहाँ पे बोला जाता गर्भनाल आंसर नहीं होता, तो वो गर्भाशय के अंदर होता है, यानी गर्भाशय में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो आपका आंसर तब गर्भाशय होता है। लेकिन उसने यहाँ पर दिया है क्या, गर्भनाल के बारे में दिया है, उस नलिका के बारे में दिया है, उस नलिका को ही प्लेसेंटा कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई बात नहीं है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है जिसने आंसर सही दिया है। चलिए आगे बढ़ने, हम सो गए थे किसके लिए भाई, ईएसपी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, परख नली शिशु जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, तो यहां पर उसका यूज क्या है ये पूछा जा रहा है। या परख नली जो शिशु है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है, ए कहता है कि डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परख नली में विकसित होता है। ठीक है, बी कहता है गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। सी कह रहा है डिंब का निषेचन परख नली में होता है और परख नली में ही विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो डिंब का निषेचन परख नली में होता है लेकिन गर्भाशय में विकसित होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? तो यहां पे बात करें, जो डिंब की बात हो रही है उसको कहते हैं यहाँ पे ओवम। तो ओवम का जो निषेचन है या ओवम और स्पर्म का मिलना है वो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिओम ने, महाकाल ने दिया है डी, अफन ने दिया है ये मेरी लास्ट क्लास है, ओके, शिखा बुद्धा ने भी दिया है मैं भी रूबी। चलो, अभय ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना
कि यहाँ पे जो आंसर होगा, देखो यहाँ होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जिसे हम निषेचन कहते हैं, वो कहाँ होती है? वो तो परख नली में होती है भाई। टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है ना, तो वो किसके अंदर होगी? वो तो ट्यूब के अंदर होगी। वो ट्यूब क्या है? वो बाहर होगी। वो आपका ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इस फर्टिलाइजेशन में आपका स्पर्म और ओवम का मिलना होता है। और जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही धीरे धीरे एम्ब्रायो में चेंज होने लगता है, इसे किस में डाल दिया जाता है? इसे यूटेरस में डाल दिया जाता है। और यूटेरस में डालने के बाद में क्या होता है? उसमें फिर कह सकते हैं उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। तो आपने देखे होंगे कि हमारे कई सारे आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ चल रहा है। तो इंदिरा आईवीएफ जो है, वो इंदिरा आईवीएफ का मतलब ही क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड है, जहां पर ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसे यूटेरस में डाल दिया जाता है। ठीक है। हाँ, भ्रूण का विकास बिल्कुल पूजा, तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपके ट्यूब के अंदर होता है। तो यहाँ पर यह आपने देखा होगा सरोगेसी जो होती है, वो सरोगेसी में भी जो यूज होता है ना, वो भी सरोगेसी में आईवीएफ का ही यूज होता है, जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जो होगा वो ट्यूब के अंदर किया जाता है, लेकिन यानी जो माँ बाप होते हैं उनके अलावा एक तीसरा कोई व्यक्ति, या व्यक्ति कह सकते हो या महिला कह सकते हो, उसके अंदर यूटेरस में डाल दिया जाता है और विकास वहां पर होगा, लेकिन नहीं क्या होगा? कहलाएगा वो इनका बच्चा, जिसे कहते हैं सरोगेट। ठीक है। सर मैम आपसे गुस्सा है इसलिए अब नहीं आएंगे क्लास में, 1 साल बाद आएंगे। अच्छा। हाँ जी, 1 साल बाद ही आना, क्योंकि 1 साल बाद का मतलब वो 1 साल बाद नहीं, आज से काउंट होने वाली 1 साल बाद नहीं, 2024 के बदलने वाली 1 साल, जिसे हम कहेंगे 2025, जो कि आपकी कल स्टार्ट होगी। ठीक है। शादी हो जाएगी। 12th बायोलॉजी के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चंस तो वही होते हैं ना जो 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके आपको क्या कर दिया जाता है, वही आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और देख लो आरआरबी जेई का एग्जाम में 2019 में शिफ्ट 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सरोगेट जो, हाँ बिल्कुल पूजा, जो सरोगेट अवयव जो भी है, सरोगेट मदर जो होती हैं, उसका मतलब क्या होता है कि माँ बाप होते हैं दूसरे, लेकिन वहां पर सरोगेसी यानी किराए की कोख जिसे बोलते हैं, जहां पर आईवीएफ के द्वारा उनके यूटेरस में डाल दिया जाता है। और यूटेरस के बाद में कहते हैं ना, डेवलपमेंट के बाद में 9 महीने के बाद में जो बच्चा होता है उसे सरोगेट कहा जाता है। ठीक है। उसे, और मदर को क्या कहा जाता है? सरोगेट मदर। हाँ जी, अभी हैप्पी न्यू ईयर सभी को जो साथी जुड़ रहे हैं, जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं हैप्पी न्यू ईयर अभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी क्लास अब अगली बार में होगी, यानी कल जो है, कल आपकी शायद क्लासेस ना हो, क्योंकि आपका 1 जनवरी जो आएगी, तो 1 जनवरी कहते हैं ना सेलिब्रेशन का टाइम होता है सभी के लिए, तो आप सेलिब्रेट करना। उसी के बाद में आपकी 2 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ, एक बात मैं कह देता हूँ कि आपको इस बार 1 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, और जो आपकी संघर्ष बैच से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे बता दिया जाएगा, वो आपके लिए एक तरीके से उपहार मिलने वाला है, उसको जरूर ले लीजिएगा। जितने साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, इसमें रोने की कौन सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी आपका एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ चुका था कि गर्भ निरोधक गोलियां करती क्या है, यहाँ पे ओवम को निर्माण, यानी ओवम को रोकती हैं। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है केवल प्रोजेस्ट्रॉन, यानी गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? प्रोजेस्ट्रॉन शामिल होता है। बी कहता है एस्ट्रोजन शामिल होता है। सी कहता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण शामिल होता है। और डी कहता है ना ही प्रोजेस्ट्रॉन शामिल होता है, ना ही एस्ट्रोजन शामिल होता है। तो आंसर क्या होगा? 2025 फर्स्ट डे में नहीं सेलिब्रेट करूंगी। क्यों? सेलिब्रेशन से क्या दिक्कत है? 2024 का 25, यानी आपके 2025 का आना सेलिब्रेशन, भाई हम, वो अलग बात है, कुछ चीज़ें पुरानी हुई होती हैं, नया साल है, नई चीज़ों का आना, तो दिन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चेंज अपनी तरफ से करने होते हैं, कमिटमेंट लेने होते हैं। वो एक कमिटमेंट लेने के बाद में आप उन ईयर में क्या कर पाते हो, उस कमिटमेंट में, या हमने जो गोल बनाए होते हैं उस गोल को पाने में कितनी चीज़ें कर पाते हो, तब कहते हैं कि वो हमारा जो साल है वो 2024 हो या 2025 है,
वो सही जाएगा या नहीं। अगर हमारे गोल नहीं है तो वो कोई भी साल आपका सही जाएगा नहीं। गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि मुझे इस साल में ये प्राप्त करना है, मुझे इस साल में ये नौकरी लेनी है, अगर ये नौकरी मेरे सामने आएगी तो ये नौकरी मेरी ज़रूर होगी। तो इस तरीके के आपके गोल ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो 2024 हो या फिर 2025 हो। सर मेरा न्यू ईयर 18 अगस्त को होता है, तो इस तरीके से सबका अलग अलग होता है। हाँ जी, बर्थडे की डेट बता रहे हो, मुझे पता है। चलो, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13 और आंसर आपका आ चुका है। महाकाल की दीवानी ने आंसर दे दिया है सी, हरिओम कुशवाहा ने सी दे दिया, अफन लवर का आंसर है सी। तो जो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हमारी बॉडी जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका सेकेंडरी मिश्रण होता है। इसे गॉड मिश्रण कहा जाता है। और ये याद रखना है, ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या है, ये सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। नो गुरुजी, सेलिब्रेशन का मतलब कुछ अच्छा होगा तब ना करूंगी। देखो, सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अच्छा हो तभी किया है, कुछ अच्छा होने के लिए भी कुछ किया जाता है। तो अच्छा हुआ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि चीज़ों को हमें पाना है और अच्छा करना है, तो कभी कभी ना पहले से सेलिब्रेट किया जाता है कि करेंगे भाई, इस साल जरूर करेंगे। तो मन की खुशी भी होना जरूरी है। तो मन की खुशी कभी कभी अपनी तरफ से भी मना लेनी चाहिए कि भाई चलो जो हो रहा है देखेंगे देखेंगे, लेकिन इस साल मना तो लेते ही हैं। क्या है, जो बर्थडे होता है ना, जैसे बर्थडे भी है, जैसे अफन लवर का है, तो अफन लवर ने बताया कि जो मेरा बर्थडे 18 अगस्त को है, तो 18 अगस्त का मतलब क्या है, क्या हम 18 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं करें? क्या आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हो? करते हैं, सभी करते हैं। सभी के लिए वो एक अच्छा दिन होता है, भले ही कुछ ना अच्छा होता हो, लेकिन कहते हैं ना सेलिब्रेट करना अपने अपने मन की खुशी के लिए, अपना मन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पूजा अगर ये बात कही जाए ना कि अच्छा हुआ ही नहीं है मेरे साथ, तो जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े हैं, उन सब की स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि अब मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। ठीक है, तो अच्छा किसी के साथ नहीं होता, अच्छा माना जाता है कि माना, मैथ वाली चीज़ें होती ना, माना ये अच्छा है, तो बस माना कि 2025 अच्छा जाएगा, चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पद को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? तो ऐसा कौन सा प्रजनन प्रणाली है, यानी पुरुष की प्रजनन प्रणाली में जो पार्ट पहले आएगा उस पार्ट के बाद में, यानी कह सकते हो कि शुक्राणु का मुक्त होना यानी स्पर्म का बाहर आना, तो वो आपका मुक्त होने का रास्ता जो होता है वो कौन सा रास्ता है और किस क्या प्रोसेस के थ्रू आके बढ़ता है, इस बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि सबसे पहले वो आपका टेस्टिस होगा, टेरिस्टिस के बाद में वो यूरेटर में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, उसके बाद पेनस में बाहर, पीनस से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यही चार चीजें हैं। हम करते हैं बहुत बड़ा वाला सेलिब्रेशन, क्योंकि 2024 में हम जो नहीं चाहते थे वो मिला है। बस, अरे नहीं मिला या मिल गया, सेलिब्रेशन तो बनता है। एक होती ना, जैसे हम लोग बात करें, आज है यार बहुत दुखी हैं, चलो दुखी हैं तो चल पार्टी करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं तो चलो पार्टी करते हैं। तो वो पार्टी वाला जो सिस्टम है ना, वो चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, वही पार्टी तो होनी चाहिए। और आंसर आ रहा है स्टडीज लाइफ का, ए आंसर है। हरिओम ने आंसर दे दिया बी आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, तो मैं बता दूं कि देखो, स्पर्म का जो निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने बताया था कि वो होता है आपका टेस्टिस में। और जो टेस्टिस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का बनना होगा। स्पर्म का निर्माण होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस के बाद में जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यानी जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, उस यूरेथ्रा के अंदर जाएगा और यूरेथ्रा के बाद वो पीनस में पहुंचता है और पीनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके के आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि जो मेल बॉडी होती है उसमें यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा कह सकते हो, या फिर स्पर्म के बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। इसलिए टेस्टिस, फिर उसके बाद बास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद में पीनस। ठीक है, 5 जनवरी को बर्थडे है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो 5 जनवरी एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोले, या फिर 5 तारीख को तुम आओगे क्लास में, उस दिन हैप्पी बर्थडे बोले, ये बताओ। सभी को, जितने साथी जुड़े हैं सभी को भाई नए साल की मुबारकबाद। और इसी के साथ में आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई
किस क्लास से रिलेटेड भी बताया और क्लास से हटके भी चीज़ें बताई हैं। यानी नया साल आने वाला है और हम आपको नई खुशी देने वाले, एक उपहार देने वाले हैं जो कि आपका इस संघर्ष बैच से रिलेटेड होगा, जो आपको यादविन सर के द्वारा दिया जाएगा। और जो साथी आगे अगले दिन हमसे मिलने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं हो सकता है 1 तारीख को मुलाकात ना हो, 2 को हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में कोई ना कोई अपना गोल जरूर बनाना, और गोल बनाने के बाद में आप उस गोल को पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस को भी करना। अगर गोल को नहीं पाने के लिए, कहते हैं ना, गोल को पाने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं की, तो फिर कहोगे कि भाई साल खराब गया है। साल खराब उसी वजह से होता है कि हमने उस चीज को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी किसी भी चीज की शुरुआत हो, वो जरूरी नहीं है वो नंबर्स की हो, वो कोई ना कोई एक डेट हो सकती है, वो आज की भी डेट हो सकती है, वो हो सकता है आपका बर्थडे की भी डेट हो सकती है, हो सकता है कोई और डेट भी हो सकती है। तो डेट का बदलना अलग होता है, उस डेट पर गोल का चूज करना भी अलग होता है। वो कहते हैं ना कि सब लोग एक तारीख को ही सेलिब्रेट करते हैं। चलो 1 तारीख को ही देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या किया था, हम जिस दिन सोचते हैं उस दिन ही क्या कर लेते हैं, उस दिन हमने बना लिया अपना गोल। लेकिन अगर हम 1 तारीख को भी बना सकते हैं तो बनाओ ना। सेलिब्रेट करने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, बहाने देखो, बस पार्टी के लिए बहाने देखो भाई। और तो इसी के साथ में ये जो हमारी जो क्लासेस चली हैं, इस क्लासेस में जितने साथी जुड़े थे वो इस सेशन को लाइक जरूर करें और अपने साथियों को भेजें जरूर। और हमारा जो नया साल आ रहा है, तो नए साल में मैं चाहता हूँ जितने हमारे साथ में साथी जुड़े, चाहे वो पूजा शर्मा हो, अभय हो, हरिओम हो, गीता हो, अफन लवर हो, और भी साथी जो हरिओम कुशवाहा हैं, तो जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इन सभी का किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो। ये मैं कहते ना, ये मेरा गोल है कि मेरे साथ से साथी पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है। मेरा बर्थडे रियल में कल है, तो भाई पार्टी देने आ जाना यहाँ पे। ठीक है, रियल में कल है तो पार्टी तो बनती है। शिवानी सिंह जय हिंद। अब जय हिंद केवल आप क्लास के एंड में करने आए हो, क्लास का एंड हो चुका है, क्लास खत्म हो चुकी है। चलिए चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। साथी जितने जुड़े हैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष आपको किसी ना किसी सक्सेस के रास्ते पर जरूर लेके जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करे। और जो लोग आप पाने की कोशिश में लगे हुए हो, मैं तो एग्जाम से रिलेटेड कहूँगा कि अगर और एग्जाम्स के अलग भी आप पाना चाह रहे हो तो आपको वो भी मिले, और एग्जाम्स भी आप क्वालिफाई जरूर करें, जिससे कि आपको कोई ना कोई नौकरी जरूर मिले। और नौकरी मिलने के बाद में जो आपका गोल पूरा होगा ना, आपका गोल ही हमारा गोल है। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।